हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप से अच्छे होंगे एंड आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि भैया हर सब्जेक्ट की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व कराइए, कैसे उन्हें लिखना है, कॉपी में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर कटिंग हो जाए तो कैसे करें, ठीक है, कैसे काटना है। तो उन सारे डाउट्स को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गणित की सैम्पल कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपकी जो हिंदी की कॉपी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज पूरी आपको जो मैंने ये आप अपने हाथ से लिखी है खुद सैम्पल कॉपी, ठीक है, और मॉडल पेपर को सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो और इसी तरीके से और भी कॉपी की वीडियो जल्दी आने वाली है जो बाकी सब्जेक्ट्स की बची है। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट हो, और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है आपका ये मैथ का मॉडल पेपर है, आपको यूपीएमएसपी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें आपके बेसिकली अगर निर्देश पढ़ेंगे तो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में आपके कुल 9 प्रश्न होते हैं मैथ के, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये हम जानते ही हैं। और लाइक इसमें लिखा भी है कि प्रत्येक प्रश्न से प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए था अंत तक करते जाइए। ठीक है, तो बेसिकली आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यू। इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक नंबर के हैं, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन है, तो इसको देखिए, देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो क्या है, आपका ये पहला कॉपी है। हालांकि ये चूंकि बोर्ड की जो एग्जैक्ट कॉपी है वो मिलती नहीं है मतलब मार्केट में, तो इसलिए मैंने ये होम एग्जामिनेशन की जो कॉपी है उस पर ये लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 2 पेज छोड़ने हैं स्टार्टिंग जो आपके ब्लैंक होते हैं, उसके बाद आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, नॉर्मली आपके जो पेज होते हैं ऐसे ही होते हैं, थोड़ा बड़े और चौड़े होते हैं। तो आपको प्रश्न नंबर डालना है सबसे पहले, फिर आपको उत्तर नंबर डालना है, सेक्शन नंबर डालिए 1 का फिर आपको जो यहाँ पे क्या करना है कि आपको वो ऑप्शन नंबर डालना है कि जो है, जैसे यहाँ पे जो पहला नंबर है, जैसे आपका कौन सा ऑप्शन है, जैसे इसमें पहला सही है, एफ एक ही है और आच्छादक है एफ एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर डालना है और उस ऑप्शन में लिखा क्या है ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो उसमें लिखा है वो भी आपको लिखना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर डालते हैं, जो लिखा है उसमें वो नहीं लिखते हैं, जिससे क्या है कि एग्जाम में कई बार डाउट हो जाता है कि इसने 3 लिखा है कि 2 लिखा है। ठीक है, कई बार राइटिंग समझ में नहीं आती, तो इसलिए क्लैरिटी के लिए आप जो है ऑप्शन में जो लिखा है, उसने ऑप्शन में आंसर लिखा है वो भी आप लिखिए। जैसे यहाँ पे एफ है कि आच्छादक है, तो वो आप सेम टू सेम लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, यदि समुच्चय एन में आर इक्वल टू ब्रैकेट में ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू कॉमा बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रोडक्ट संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो बेसिकली इनमें से कौन सा मतलब आंसर सही होगा, तो अगर आप देखेंगे इसमें बी इज ग्रेटर देन 6 है ना, तो बी की जो वैल्यू होगी 6 से ग्रेटर देन होगी, तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा चौथा ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में जो डिफरेंस है 8 और 3 के बीच, 5 है और बी के बीच, यहाँ पे जबकि देखेंगे अगर आप, तो ए इक्वल टू बी माइनस टू है, यानी कि ए बी से 2 बड़ा, 2 ज्यादा है। सॉरी, ए बी से क्या है आपका, 2 कम है, बी माइनस टू है ना, तो इसका आंसर आपका 6,8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको लाइक कैसे करना है कि आपको ऑप्शन नंबर डालना है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको जो उसमें लिखा है 6,8 बिलोंग टू आर वो लिखना है। फिर इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो वो है आपका समाकलन है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आप जो है अगर जब क्रमशः करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके जो आपका मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स। ठीक है, इसके अलावा आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है आपका अवकल समीकरण 2x² d2y अपॉन dx2 माइनस 3dy अपॉन dx प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो मैक्सिमम जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आपके यहाँ पे d2 है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के और i माइनस 4j प्लस लैम्डा के परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 करेंगे तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तब अगर देखेंगे जैसे आपके जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है और समाकलन वाला है, तो ये वाले सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो है
मैन कॉपी में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ ऑप्शन नंबर डालेंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये रफ जो आपकी कैलकुलेशन है सॉल्विंग है, आप पीछे वाले पेज पे रफ पेज पे आप कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं दिखाऊं इसमें तो आपका जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, तो आप यहाँ पे आप अपनी सॉल्व कर सकते हो बोर्ड कॉपी की लास्ट वाले पेज पे, और लास्ट में उसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए और लिख दीजिए रफ कार, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें देखिए अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो कर सकते हो, लेकिन उसमें नंबर आपके सिर्फ ऑप्शन के हैं, आपका एक नंबर है, अगर ऑप्शन सही है तो सही है, ठीक है। तो इसलिए आप सीधे ऑप्शन नंबर डालिए और आंसर लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, नया क्वेश्चन आपको नए पेज से डालना है, प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला, उत्तर नंबर 2 का, जिसमें आपका ये भी एक एक नंबर का क्वेश्चन है और सभी खंड हल करने हैं। कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करना है। कॉट इनवर्स -1/√3, आपको पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है सिर्फ जो मेन पार्ट है उसका जो सॉल्व करना है आपको वो लिखिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अगर आप चाहें, जैसे आप हल करते हैं ना, तो यहाँ पे आप या तो यहाँ पे आप बराबर का यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ये इसका यूज किया है ना, या तो आप बराबर का यूज कर सकते हो, आप इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि इसके बाद अगली लाइन में ये लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे चूंकि माइनस है तो हम जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। तो उसको लगाया, अब यहाँ पे हम जानते हैं 1/√3 कॉट पाई बाई 3 का मान है, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो आप इक्वल लगा सकते हो या फिर ये लगा सकते हो। तो फिर आपको फिर क्या करना है, लास्ट में आपको एक आंसर लिख देना है, मतलब अतः कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो एक तरीके से जो फाइनल आपका आंसर है उसको आपको जो ब्लैक स्केच से बॉक्स में बंद कर देना है या ब्लैक पेन से आपको बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अब एक लाइन छोड़ना है। अब जैसे इसमें देखेंगे आप दूसरे का खा, तो ये आपके क्या है, सब पार्ट है, तो इसको आपको कंटिन्यू करना है। दूसरे के बाद जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसको आपको नए पेज से करना है। दूसरे का खा है, आपको दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। तो उत्तर दूसरे का खा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है, ठीक है। तो क्वेश्चन छोटा ही है आपका, अगर देखेंगे तो अगर आप जैसे दिखाइए है और ये आपका जो संतत वाला पार्ट है, अगर ये चीज नहीं लिखेंगे ठीक है तो भी चल जाएगा, ठीक है। मैंने आपका क्योंकि सॉल्विंग है, सॉल्यूशन है, तो आपने यहाँ पे कैसे करते हैं, हम LHL लेते हैं, RHL लेते हैं, और ठीक है, और उसकी फलन की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे हम LHL निकालेंगे, x लेस देन 0 x इक्वल टू 0 माइनस h, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स वैल्यू रख दी मॉड x टेंस टू 0 माइनस h। फिर यहाँ पे आपको लाइक h टेंस टू 0 x इक्वल 0 रख दिया, 0 माइनस h जो हमारी वैल्यू है, और यहाँ पे आपका क्या है मॉड लगाया तो h आ जाएगा। तो यहाँ पे जब x टेंस टू 0 रखेंगे तो लिमिट का मान रखने पर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही आप RHL निकालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, और फलन की जो वैल्यू है वो भी 0 आ रही है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हो, चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, इसलिए फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है, ठीक है। और ये जो ये ऑरेंज लाइन से ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, तो ये लाइक जो आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको कॉपी में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे जो आंसर है आप या तो उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए या बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में, जैसे मैंने हिंदी की कॉपी में ही बताया था, कि आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है ब्लैक स्केच से या ब्लू स्केच से, या फिर आप दोनों स्केच से भी ऐसे खींच सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था दूसरे का खा। इसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन की, तो वो है आपका दूसरे का ग नंबर, अवकल समीकरण एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 की कोटि एवं घात ज्ञात बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, फिर आप अगला क्वेश्चन है उत्तर नंबर 2 का गा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे तो आपने ब्लू स्केच से आप जो इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, लाइक। और ये चीजें आप जैसे जो अंडरलाइन करने वाली मैंने हिंदी के पेपर में भी बताई थी, ये चीज आप तब करिए जब आपका पूरा जो है पेपर सॉल्व हो जाए, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर उसका आपका जितना टाइम बचे, 10 मिनट बचा, 15 मिनट बचा, उस हिसाब से फिर आप ये जो अंडरलाइन वाला काम है ये वाला, ठीक है, ये वाला आप बाद में करिए, ठीक है। क्योंकि गणित का पेपर जो होता है वो लंबा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप पहले आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए कि पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाए, पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसमें आपको आपने इक्वेशन लिखी, कोटि इक्वल टू 2 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इसमें क्या है, जो मैक्सिमम आपका डिफरेंशिएट हुआ है 2 बार हुआ है, तो d2 आई है ना, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। और घात क्या है, उसी की हम घात देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी घात क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगी। हालांकि घात अगर आप देखेंगे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 2 है, लेकिन हमें देखना है घात किसकी देखना है, जिसकी हमने कोटि ली है, कोटि हमने इसकी कंसिडर की है, क्योंकि ये मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, अवकलित हुआ है, तो इसी की हम घात लेंगे, ठीक है। इसका जो अगला क्वेश्चन की बात करें, दूसरे का घात, दो बिंदु -2, -4, -5 और 1 2 3
तो मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन मतलब कॉस आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब चूंकि ये देखिए दूसरे का घा है, गा घा, ठीक है, उसके क्या है सब पार्ट है, तो उसको आपने कंटिन्यू लिखना है, करना है एक लाइन छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे और आप क्या कर सकते हो, और अगर आप अच्छे से कॉपी करना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे एक क्वेश्चन हो गया है तो यहाँ पे आप ऐसी लाइन खींच सकते हो पटरी से सीधे, ठीक है, ऐसे आप लाइन भी खींच सकते हो। लेकिन लाइक अगेन वही है कि आपका जो है अगर आपके पास टाइम बचे तब करिए, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद आपने वो क्या है, आपने बिंदु लिखे जो आपको इन्फॉर्मेशन में चाहिए, 1 -2 4 -5 तथा B 1 2 1 2 3 ठीक है। फिर वहां से आपने उसका जो है सदिश वेक्टर में उसका फॉर्म लिखा, ठीक है, आई जे के रूप में। फिर उसका दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए बी इक्वल टू जो हमें दी हुई है, ठीक है, ए बी कहाँ से मिलेगी बेसिकली, तो ये ओ बी, इस बी से ए को हम घटाएंगे तो हमारा ए बी आ जाता है, ठीक है, ऐसा कि आपने सॉल्व किया होगा। फिर ए बी का आपने परिमाण निकाल लिया, मॉड ए बी की वैल्यू जो है, फिर माना कौन एल्फा कॉमा बीटा तथा गामा है, सॉरी एल्फा बीटा तथा हाँ गामा है, अब उनकी दिक् कोसाइन है, ठीक है। तो कॉस एल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस गामा की वैल्यू। तो एल्फा की वैल्यू आप लाइक कैसे निकलेगा, 3/√77 -2 अपॉन, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिकली इसको हम कंसीडर करके आई वाले को हम करते हैं एल्फा के लिए, और जे वाले को कंसीडर करते हैं बीटा के लिए, और इसको गामा के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखते हैं। तो दूसरे का अंगा, यदि पी ए इक्वल टू 7/13, पी बी इक्वल टू 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13, तो पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रायिकता से है, तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप जैसे इन क्वेश्चन में क्या कर सकते हो कि गिवन जो हमें दिया हुआ है, पी ए की वैल्यू दी है, पी बी की वैल्यू दी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की दी है, ज्ञात क्या करना है, पी ए अपॉन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप जो लिख सकते हो, ठीक है, अच्छा लगता है। इसका आपने हल लिखा और यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला लगा दिया, पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, वैल्यू रखी, आपका आंसर आ गया। आंसर को आपने ब्लैक बॉक्स में ब्लैक स्केच से क्या कर दिया, आपने बॉक्स में बना रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या है, अच्छा लगता है। इससे क्या है कि टीचर को जल्दी समझ में आता है कि हाँ इसका ये मेन आंसर क्या है, उसको तुरंत दिख जाएगा हाँ इसका ये फाइनल आंसर है, ठीक है। और जैसे जो बड़ी लाइनें हैं, जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे आपका ये है तो इसमें आपका ये है, तो इसमें आपका जो है लंबा आंसर है जो, ठीक है। तो लंबे आंसर को बॉक्स बनाने में, लंबा बॉक्स बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप क्या करिए, तो उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए, पूरा बॉक्स में नहीं डालिए, ठीक है। या तो आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, या तो छोटे आंसर हो, ठीक है, उसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो 2 है वो यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका आधा पेज बचा है, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, नया क्वेश्चन आप नए पेज से कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 नए पेज से, ठीक है। देखते हैं, तो इसमें भी आपको सभी खंड हल करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। यदि a इक्वल टू 1 2 तथा b इक्वल टू 3,4 है, तो a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि आपने वही प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला, इसके अलावा आपने लिखा दिया है a इक्वल टू b इक्वल टू, जो हमें दिया है ज्ञात क्या करना है, a से b में संबंधित संख्या। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, दिया है ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, इसका हल। फिर आप लिखेंगे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या इक्वल टू 2, बी में अवयव संख्या 2, तो a से b में संबंधित संख्या 2 की पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 16। तो जो आपका फाइनल आंसर है 16, उसको आपने ब्लैक पेन से लिख दिया। इसके बाद आपको करना उत्तर नंबर 3 का है, तो आपको आपने 1-2 लाइन छोड़ दी, उसके बाद आपको अगला अब जो आपका सब पार्ट है उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। यदि y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ज्ञात है y इक्वल टू, हमें जो ज्ञात है वो लिख दिया, सिद्ध करना है जो हमें सिद्ध करना है वो लिख दिया, इक्वेशन हल। फिर यहाँ पे आपने y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, फिर इसको आपने एक बार डिफरेंशिएट किया। अब देखिए आपको जो सिद्ध करना है, आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, d2y अपॉन dx2 चाहिए, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर इसके बाद हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। आप ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है, इससे और अच्छा लगेगा, x के सापेक्ष पुनः अवकलित करने पर। इससे क्या है कि एग्जाम में क्लियर दिख रहा है कि आप कर क्या रहे हो अगले स्टेप में। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, आपका पेपर सॉल्व हो जा रहा है, तो आप ये वाली लाइन भी लिख दीजिए, ठीक है, x के सापेक्ष पुनः अवकलित करने पर, या जब हम समाकलित करते हैं, ठीक है, तो उस पर, ठीक है। तो आपने दूसरी बार अवकलन किया, फिर आपने बेसिकली क्या है कि उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है y के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है वो सॉल्व प्रूफ हो गया। जब प्रूफ हो गया, इसको आपने ब्लैक बॉक्स से बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखें अगला क्वेश्चन, तो वह आपका उत्तर नंबर 3 का सदिशों i माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या किया, ज्ञात है, ठीक है, वो लिख लिया। फिर इसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया, जो आपके पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a और डॉट वेक्टर b
अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। मॉड ए और मॉड बी क्या है आपका परिमाण है। तो आपने ए और बी की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर आया आपका उसको आपको क्या करना है, ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका तीसरे का घा नंबर है, यदि x 2 3 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 10 5 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला मैंने आज सॉल्व नहीं किया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा मतलब मैं भी बीटेक कर रहा हूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, तो पूरे हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है। मेरा मतलब जो मेन टारगेट है कि आपको बताना कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे कॉपी में लिखना है उनको। ठीक है, तो इसलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसी को जैसे मैंने का खा गा सॉल्व किया वैसे आपको इसमें करना है। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है मैं बता देता हूँ। x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2x 3x प्लस माइनस वाई वाई, और इसको आपके दो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वल टू एक 10 हो जाएगा इक्वल टू 5, वहां से आपकी x y की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से लगा के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सभी खंड कीजिए। दिखाइए कि पृथक फलन f(x = 7x - 3, r पर एक वर्धमान फलन है। 2 नंबर का है। ठीक है, तो अब इसलिए तो यहाँ पे जैसे जगह है तो यहाँ पे आपको घा नंबर आराम से आ जाएगा और कुछ लाइन भी बच जाएंगे, तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे नया क्वेश्चन है, आपका नया क्वेश्चन नए पेज से। प्रश्न नंबर डाला 4, उत्तर नंबर 4 का डाला। दिखाइए कि फलन जो आपने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, या फिर आप अगर पूरा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इतनी चीज लिख दीजिए f(x = 7x - 3। ठीक है, इतनी चीज लिख दीजिए जो आपका मेन फलन है। इसके बाद हमारे मन में एक बहुत डाउट होता है खासकर मैथ के क्वेश्चन में कि हमारे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में क्या है कि कटिंग बहुत होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या कोई फॉर्मूला गलत लिख दिया। ठीक है, और कटिंग ऐसी नहीं होती कि एक एक लाइन की हो या एक वर्ड की हो। कटिंग ऐसी होती है क्योंकि अगर हमने एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक की तो उसके अगले जो 3-4 स्टेप हैं जहां तक जब तक हमें याद नहीं आए कि हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुए तब तक पूरा गलत हो जाता है ना। 4-5 लाइन 6-7 लाइन, कई बार तो आधा पेज गलत हो जाता है। तो उसको हम कैसे काटें? ठीक है, तो उसको हम कैसे काटें? तो इसके लिए जो है आप देखिए, तो इसको आप क्या करना है, जितनी भी लाइन आपकी जो है कटी है, ठीक है, उसको या तो आप पूरी स्केच से ऐसे कैंसिल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक स्केच से किया है ऑलरेडी। देखिए आप यहाँ ब्लैक स्केच से ऐसे किया है, उसको आप ऐसे कैंसिल मतलब काट सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास ये है। और अगर मान लो ये आपका मतलब तब है जैसे मान लो आपकी 2-3 लाइन गलत है। अगर आपकी मान लो बहुत ज्यादा गलत है, मान लो 5-6 लाइन गलत हो गई, आधा पेज गलत हो गया, तो आप क्या करिए कि पूरे 4-5 लाइन को ऐसे क्रॉस कर दीजिए और उसको, ठीक है, क्रॉस कर दीजिए और उसको एक बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, तो उससे उसको क्लियर समझ में आ जाए कि हाँ इतनी लाइनें क्लियरली कटी हैं। ठीक है, तो या तो आप जो है ऐसे क्रॉस कर दीजिए, बॉक्स बना क्रॉस करके बॉक्स बना दीजिए, या आप जो एक एक लाइन को ब्लैक स्केच से क्लियरली काट दीजिए। आपको पेन से काटना नहीं है, ठीक है, नहीं तो उससे बहुत थोड़ा गंदी हो जाती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, आपको क्रॉस कर देना क्लियरली, जिससे एग्जामिनर समझ में आ जाए कि हाँ ये पोर्शन पूरा गलत है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमें कुछ गलत हो जाता है, हम उसी के ऊपर वो करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर एक वर्ड 2 वर्ड गलत हो गया तो उसी पर काट दो, उसके बगल में लिख दो। अगर मान लो 2-3 लाइन गलत हो गई तो उसको क्लियरली काट दो। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करना है, तो माना x1, x2 बिलोंग टू r और x1 इज लेस देन x2। ठीक है, अब x1 इज लेस देन x2 हम लेके चलते हैं। उसको हमने, चूंकि हमें ये फलन चाहिए तो यहाँ पे 7x - 3, तो हमने पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 दोनों में माइनस कर दिया, तो हमने देखा कि fx1 माइनस इज लेस देन fx2। तो हमें पता है कि अगर हम x1 x2 लेके चल रहे हैं और हमने स्टार्टिंग में मान लिया x1 इज लेस देन x2 और हम fx1 इज लेस देन fx2 पे आ गए, तो हमारा क्या है, फलन क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक है, इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो लास्ट में 2-3 लाइनें बच गई, ठीक है, तो 2-3 लाइन अगर बच गई तो आप छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन अगला सेक्शन अगले पेज से करिए, क्योंकि 2-3 लाइन में आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, उत्तर नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे आपके लिए एक लाइन ही बची तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको अगले पेज से डाल दीजिए अगर 2-3 लाइन बचे। तो यहाँ पे खा नंबर और गा नंबर, यहाँ पे जैसे सदिश सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां पर a और b की वैल्यू आपको दी हुई है। ये 10वें चैप्टर सदिश का क्वेश्चन है, ये आप स्वयं कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं मतलब क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो और मेरे पास मेरा जो मेन टारगेट है कि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, कटिंग हुई है तो उसको क्या करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे और गा नंबर जो आपका उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको सॉल्व हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन इसका आंसर किताब में ही मिल जाएगा, एग्जाम्पल में आई थिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिए। तो इसके बाद मैंने जो सॉल्व किया है चौथे का घात किया है। ठीक है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने चौथे का किया है और बाकी क्वेश्चंस किए हैं। चौथे का घात नंबर देखते हैं। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां p = 1/2,
पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 तथा पी बी इक्वल टू पी। पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब तो आपने उत्तर नंबर डाला, फिर आपने लिखा ज्ञात है, जो हमें ज्ञात है पी ए की वैल्यू पी ए यूनियन बी की वैल्यू पी बी की वैल्यू, ठीक है, और हमें घटना परस्पर अपवर्जी है। ये चीजें हमें 4 चीजें ज्ञात है वो हमने लिख दिया। ज्ञात क्या करना है, पी की वैल्यू वो लिख दिया, फिर हमें हल करना है। फिर अपना हल नॉर्मली हम जैसे करते हैं, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो इसलिए क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, है ना, जिसको आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, ठीक है, जिससे क्लियरली दिख जाए एग्जामिनर को जो इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर इसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया पी, ठीक है। अब चूंकि ये वाले स्टेप कहाँ से आए, क्योंकि उसमें दिया हुआ था घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इसलिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। फिर आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में आपने इसकी वैल्यू 0 रख दी, बाकी जो आपको वैल्यू रखी दी हुई थी 3/5 1/2 पी वैल्यू रखी, और वहां से आपको सॉल्व किया आपने, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, तो वहां से आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी 1/10, उसको आपको बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे चौथे के घात के बाद आपका 5वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3-4 लाइन बची हुई है, आधा पेज बचा आपको छोड़ देना है, आपको नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, तो है आपका 5वां, सभी खंड हल कीजिए, 5-5 नंबर के हैं। तो का नंबर है आपका, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू ब्रैकेट में a, b, जहां पर सच दैट संख्या 2, a - b को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंधित तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन तुल्यता संबंध से आते ही आता है, ठीक है। तो हर चैप्टर से कौन से क्वेश्चन जो आते ही आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लिस्ट में जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, तो ठीक है जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए किसको कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। लेकिन ये अंडरलाइन, आप जो अंडरलाइन वाला पार्ट है आपको कब करना है, जब आपको पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है सजावट। फिर आपने लिखा ज्ञात है जेड में आर इक्वल टू, हमें ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है आर एक तुल्यता संबंध है, हल। तो आपको इसीलिए आप एक फॉर्मेट याद कर सकते हो कि हमें ये 3 चीजें हर क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में आपकी हो जाएंगी, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, या फिर आपका मैथ के क्वेश्चन हो। आपको ज्ञात है लिखना है, क्या क्या दिया हुआ है नोट करना है, आपको सिद्ध करना है या ज्ञात करना है वो लिखना है, फिर आपको हल करना है, ठीक है। तो आपने कैसे यहाँ पे क्या है, तुल्यता संबंध ज्ञात सिद्ध करना है। तो आपको 3 चीजें होती है तुल्यता संबंध में, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमण। तो आपने पहला नंबर डाला स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या है कि माना फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स आर एक्स खुद से खुद का संबंध होता है, तो एक्स का संबंध एक्स से, एक्स आर एक्स, तो इम्प्लाई, इसका वाला होता है इम्प्लाई, ठीक है, ये वाला होता है इम्प्लाई। आप इक्वल टू लिख सकते हैं या उससे अच्छा है इम्प्लाई, है ना। 2, x - x को विभाजित करता है, तो ये आपका कहाँ से आया, ये आपने बेसिकली यहाँ पे वो रखा, इसकी वैल्यू रखी, यहाँ पे ए आर बी है ना, ये तो ए आर बी मतलब ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स एक्स, हमने वैल्यू रखी तो क्या आएगा 2x - x को विभाजित करता है, 2 0 को विभाजित करता है, तो हाँ 2 0 को विभाजित करता है, ठीक है। तो अतः यह सत्य है, अतः आर एक स्वतंत्र संबंध है। दूसरा लिया सम्मित संबंध, जैसे सब हेडिंग है मतलब सम्मित संबंध है, तो इसको आपने ब्लैक पेन से लिख दिया। माना फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे 2 अवयव लेते हैं तो x और y ले लिया, या फिर x1 x2 ले लो, x1 बिलोंग टू z तथा x2 बिलोंग टू z, x1 r(2), 2 यहाँ पे वही बनेगा क्या, a - b है तो यहाँ पे बन जाएगा x1 - x2, सब्स्टिट्यूट कर दिया, को विभाजित करता है। अब हमें क्या करना है प्रूफ, x2 r x1 है ना, तो x2 r x1 क्या होगा, x2 - x1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो आपको बन जाएगा x2 - x1, तो ये हमारा x2 r x1 आ गया, यहाँ से हमारा r एक सम्मित संबंध है, इसका मतलब इम्प्लाई, ठीक है। जिससे क्या होता है, इसके स्टेप के बाद हमें ये आए, इस स्टेप के बाद ये इम्प्लाई करता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका तीसरा है संक्रमक संबंध। माना फॉर ऑल एक्स 1, इसमें तीन अवयव लेते हैं, x1 x2 x3, x1 r x2 दिया हुआ है, x1 2 r x2 3, हम ये 2 चीजें मान लेते हैं, हमें प्रूव करना है कि x1 r x3 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x1 - x2 विभाजित करता है तथा 2x2 - x3 विभाजित करता है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, x1 r x3, इसका मतलब क्या है 2x1 - x3 को विभाजित करता है, तो इसके लिए हम क्या है कि हम इसको अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x1 - x3 आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, इस स्टेप के बाद कैसे करें सॉल्व, तो आप बॉटम टू अप चल सकते हो। बॉटम टू अप मतलब हमें क्या चाहिए, हमें अगर हमें संक्रमक संबंध सिद्ध करना है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें ये चाहिए होगा, है ना, और इसके लिए इसका मतलब क्या है, हमें ये चाहिए होगा, तो ये हमारे यहाँ से कैसे आएगा, हम जोड़ देंगे। तो अगर आपको जैसे आपने ये स्टेप लिखा, इसके आपको समझ में नहीं आया तो हम इसके आगे क्या करें, तो आप क्या करिए कि पीछे पेपर में मतलब पीछे जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप बॉटम टू अप चलिए, मतलब नीचे से ऊपर, कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये लाना है, इसके लिए हमें ये चाहिए होगा, तो ये हम यहाँ से कैसे ला सकते हैं, अगर हम जोड़ दें। तो आपको समझ में नहीं आया तो हम नीचे से ऊपर चलिए, ठीक है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छी टिप है, जब आपको याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अगला स्टेप कैसे लिखें,
क्या लिखे। यहाँ से आपका आरेख समतल संबंध हो गया, तो आपने फिर फाइनली आपने प्रूव कर दिया था आरेख तुल्यता संबंध है। तो जैसे ये वाली लाइन है, या तो आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, या आप इसमें क्या कर दीजिए, ब्लैक पेन से लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, जैसे यहाँ पे खा और गा नंबर है, खा नंबर यदि a इक्वल टू 2 3 1 -4, b इक्वल टू 1 -1 -2 3, तो सिद्ध कीजिए ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि ए बी का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए बी का फिर आपको इनवर्स निकालना है, बी का आपको अलग से इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है अलग से, और उन सारी जो आपकी वैल्यू है, ए बी इनवर्स की वैल्यू, बी इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू, उन तीनों को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आप देखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या है कि थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता, ठीक है। ये आप खुद से करके देखिए, आपको मिल जाएगा, किताब में ये क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। इसका का जो आपका पार्ट में गा नंबर है, फलन sin x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका जो अवकलन वाला क्वेश्चन है ये भी सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको जो ये आपका क्या है, y x इक्वल टू sin x की पावर cos x, तो इसमें आपको क्या करना है, log ले लेना है, log लेंगे तो cos आगे आ जाएगा, तो बन जाएगा cos x log sin x। फिर उसको आपको क्या करना है कि जो है, जो आप गुणा वाला फॉर्मूला होता है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड, पहले का अवकलन पहले का अवकलन जो दूसरा ज्यों तक त्यों प्लस दूसरे का अवकलन पहला ज्यों का त्यों, सेम टू सेम। तो जो आपका गुणा वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप भी खुद स्वयं करके देखिए, आपको किताब में मिल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, 5वें का घ और समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान याद कीजिए, लिमिट है आपकी -π/4 टू π/4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 सेट में 1-2 सेट में हर बार आते ही आता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपने उत्तर नंबर डाला, आई इक्वल टू जो हमारा समाकलन है वो नोट किया, पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, प्रगुण लगाए, प्रगुण जो आपकी 6 प्रगुण है, प्रॉपर्टी वो अच्छे से याद कर लीजिए। प्रगुण 5 से आपका क्या है -a2a fx dx इक्वल टू, आपकी दो होते हैं, या तो सम फलन है या फलन विषम है। तो अगर फलन सम है तो आपका क्या होता है, वो 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस ए टू ए लिमिट क्या हो जाती है, 0 टू a हो जाती है। अगर फलन विषम है तो वो क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि वो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो जोड़ के 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह आपने माइनस एक्स रखा, तो साइन आप चेक कर रहे हो कि फलन सम है कि विषम है। बेसिकली साइन माइनस एक्स का स्क्वायर, तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन इसका स्क्वायर है पूरे का, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स, तो अतः फलन सम है। अगर एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता तो फलन विषम हो जाता। तो हमने ये दिखा दिया कि फलन सम है, तो हमारा एक स्टेप हो गया। हमने देखा कि फलन सम है तो हमारी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हमने फिर प्रॉपर्टी लगा दी, आई इक्वल टू 0 टू पाई ए पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर एक्स का सीधे समाकलन तो होता नहीं है ना, तो हमने इसको क्या किया, इसका फॉर्मूले में तोड़ा। फॉर्मूले में पता है कि दो cos 2x इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, तो यहाँ से हमारी sin स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 1 - cos 2x अपन 2, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने रखी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे आपका क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपने अलग अलग कर दिया, मतलब माइनस है ना बीच में, तो आपने अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। यहाँ पे इसका आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा सिंपली π/4। यहाँ पे क्या आ गया आपका cos 2x dx 0 टू π/4। इसका आपका क्या इजीली आपका समाकलन हो जाएगा। समाकलन क्या होगा, sin 2x अपन 2, ठीक है। और यहाँ पे आप लिमिट रखोगे, तो लिमिट रखोगे आपका आ जाएगा 1/2, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा i इक्वल टू π/4 - 1/2। उसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद बात करें, एक और मैं यहाँ पे डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ कि कई लोगों का होता है कि बी कॉपी ले ना ले। वैसे तो मैंने जो बोर्ड एग्जाम कॉपी कैसे लिखी, जो जनरल वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपकी एक कॉपी भर जाए, आपको जरूरत हो बी कॉपी की, तो बी कॉपी बिल्कुल लीजिए, ठीक है। और खासकर से मैथ के पेपर में, तो मैथ के पेपर में लंबा क्वेश्चन होता, बहुत मतलब लेंथी पेपर होता है, ठीक है, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो एक कॉपी आपकी आराम से भर जाती है, तो आप बी कॉपी बिल्कुल लीजिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने बी कॉपी भी ली थी, सी कॉपी भी ली थी, डी कॉपी भी ली थी, ठीक है, क्योंकि पेपर लेंथी होता है। तो अगर आपको जरूरत है तो आप बी कॉपी लीजिए, बी कॉपी भर जाए और जरूरत है तो सी कॉपी भी लीजिए, ठीक है, लेकिन जब जरूरत हो, ये ध्यान रखिए। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, आपका 5वें का आऊंगा, रेखाओं r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k और r इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये दोनों जो रेखाएं वो समांतर हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं फॉर्मूले लगाने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समतल वाले चैप्टर से,
ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति से। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर नंबर 5 में कहूंगा। आपने लिखा ज्ञात है, क्या ज्ञात है? दो रेखाएं हैं आपको दी हुई हैं, उनके इक्वेशन दिए हुए हैं, समीकरण, वो आपने लिख दिए। फिर आपको ज्ञात करना है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, हल किया। अब आपने देखा A1 इक्वल, यहाँ पे आपने कंपेयर किया जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म समीकरण, उनसे आपने कंपेयर किया। R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी तथा R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा बी से तुलना करने पर A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो B की वैल्यू दोनों में सेम है ना। तो अब आपने जो आपका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए होता है कि अब चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू सेम है ना, तो यानी कि समांतर रेखा है, ये पता चल गया। तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका ये, रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए और बी का परिमाण चाहिए। तो आपने क्या किया, A2 जो हमें चाहिए फॉर्मूले में, तो हमें देखना है फॉर्मूला उसका क्या है, फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए उसकी वैल्यू निकाल दो। तो हमें A2 माइनस A1 चाहिए, तो उसकी वैल्यू निकाल दी माइनस करके। फिर हमें बी का क्या चाहिए, मॉड चाहिए, है ना। तो हमने बी के मॉड की वैल्यू निकाल ली, बी के मॉड की वैल्यू आ गई। अब हमें एक और चीज चाहिए, यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे आप तो एक क्रॉस है, ये क्रॉस आपका जो है वो है सदिश गुणन बी, और यहाँ पे आपका क्रॉस A2 माइनस A1 है, आपका सदिश गुणन है, तो वो भी हमें चाहिए। तो हमने बी कॉमा क्रॉस A2 माइनस A1 का सदिश गुणन निकाल लिया। ठीक है, आइए ये आपका, इसके बाद आपका जो है ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या चाहिए, एक और चीज चाहिए, इसका आपको क्या चाहिए, आपको इसका मॉड भी चाहिए। अगर आप देखेंगे ये मॉड लगा हुआ है, मॉड मतलब परिमाण, तो इसका आपने परिमाण निकाल दिया। अब आपके पास वैल्यू आ गई, तो वो वैल्यू आ गई आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई, और नीचे मॉड बी की वैल्यू चाहिए। मॉड बी की वैल्यू आपकी क्या है, 7। तो आपकी दोनों की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में रखा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली आपको ब्लैक स्केच से आपको जो मतलब, या फिर ब्लैक पेन से आप जो आपका फाइनल आंसर उसको आपने बॉक्स में रख दिया। अब यहाँ पे ध्यान कर रखना है, ये समांतर रेखा है, इसमें बी की वैल्यू सेम है। जो आपका असमानता रेखाओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो उससे आपका आंसर 0 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो आपने छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने क्या किया, जो आपका आधा पेज बचा वो छोड़ दिया। ठीक है, अब छठवें क्वेश्चन में आपका है सभी खंड हल कीजिए, 5-5 नंबर के ये भी है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे का नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने नहीं किया है, खा नंबर वाला किया है इस बार। तो 5 में का जो का नंबर वाला है, दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर असंतत है। तो ये आपका सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने अभी एक करवाया था, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया है, आपने मन से लगाइए। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले LHL निकालना है, RHL निकालना है और फलन की वैल्यू निकालना है। आप देखेंगे तीनों में से जो है तीनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब LHL इक्वल टू RHL नहीं होगा, या फिर वो फलन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, तो आप दिखा देंगे वहां से ये असंतत है। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, LHL की वैल्यू निकालिए, उसकी वैल्यू आप फलन से कंपेयर कीजिए, फलन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, फलन की वैल्यू वो इक्वल नहीं होगा, तो आपको RHL निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा। छठवें का खा नंबर देखते हैं, x इक्वल टू 0 एम एक्स इक्वल टू 2 पाई के मध्य वक्र y इक्वल टू cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं छठवीं का खा कर रहा हूँ, तो आपने क्वेश्चन लिखा x इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 2 पाई के मध्य वक्र y इक्वल टू cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो ज्ञात है ज्ञात करना है, उस टाइप से भी, या फिर इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली समझ में नहीं आएगा ज्ञात है ज्ञात क्या करना है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, हाल आपने लिखा, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, कि डायग्राम से आपको क्या होता है कि आपको लिमिट पता चल जाती है, लिमिट क्या रखना है। ठीक है, इसके बाद में लिखा कि y इक्वल टू cos x है आपके पास, x वाला 0 रखने पर y इक्वल टू cos 0, आपको डायग्राम के लिए, डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आपने बार x इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू पाई बाई 2 रखा, x इक्वल टू पाई रखा, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रखा, x इक्वल टू 2 पाई रखा। आप बीच के 1-2 पॉइंट कम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपने वहां से निकाल लिया, वहां से आपका एक ग्राफ बन गया। ठीक है, एक्स वाई, ये आपको ग्राफ जो है ब्लैक और ब्लू पेन से ही बनाना है, इसके लिए आपको कलरफुल पेन की यूज करने की जरूरत नहीं है, आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन से ही बनाइए। ठीक है, जो आपका डायग्राम है, तो आपको बिंदु पता चल गए। आगे निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे आपको लिमिट चाहिए होगी 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये आपका डायग्राम आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मतलब सभी इक्वल है ना। तो अगर आप एक पार्ट का निकाल देंगे क्षेत्रफल और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 है ना, 1 2 3 4, तो अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आपने 0 से पाई बाई 2 तक निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिमिट के लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपने 0 से π/2 किया, 4 से मल्टीप्लाई करिए cos x dx, इसको आपने समाकलन किया और आपका आंसर आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल निकालना है ना, तो आप चूंकि अब वहां पे देखो उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में, तो आपको वर्ग इकाई लिख दीजिए या ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, वर्ग इकाई। तो आप जो है यहाँ पे अगर कोई आपको स्पेसिफाई नहीं किया तो आप वर्ग इकाई लिख दीजिए अपने मन से, ठीक है, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे कुछ भी तो आपको नंबर कटने के चांसेस हैं। इसके बाद करूँ मैं अगले क्वेश्चन की, तो वो है आपका छठवें का गा। तो यहाँ पे मैंने छठवें का घा आंसर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। गा नंबर वाला है, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 - x/3 इक्वल टू 7y - 14/2p इक्वल टू z - 3/2, और ये आपका जो 7 - 7x/3p इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू 6 - z/5 परस्पर लंबवत, ये आपका समतल वाला त्रिकोणीय ज्यामिति वाला चैप्टर है, उससे या वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिल जाएगा और आपको एक्सरसाइज में ही मिल जाएगा इस टाइप का, वहां से आप देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं छठवीं का घा नंबर। छठवें का घात देखेंगे तो आपका निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका जो 12वां चैप्टर जो है आपका है रैखिक प्रोग्रामिंग, उससे है, उससे एक क्वेश्चन आता है 5 या 6 नंबर का, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, और एक दो टाइप के ही आते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपने क्या किया, ज्ञात है लिख दिया, जो आपकी असमीकरण दी हुई है आपको, ठीक है, जो आपको z इक्वल टू दिया हुआ है। इसका याद करना है हमें z का न्यूनतम मान, हल करना है। तो आप देखिए इसको हल करने के लिए कई टाइप से आप कर सकते हो, जैसे टेबल बना के कर सकते हो या फिर इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर दीजिए। यहाँ पे मैंने टेबल बना के किया है। टेबल में क्या है, आपने आपने एक साथ सारे लिख दिए, समीकरण लिख दिए, एक में आपने एक कॉलम में समीकरण, एक कॉलम में बिंदु, एक कॉलम में परीक्षण, एक कॉलम में आलेख। वैसे आप क्या करेंगे, एक एक करके आप चेक करेंगे, इसमें आप एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो आपने समीकरण लिखी चारों, ठीक है, उसके आपने समीकरण बनाया, समीकरण में आपको क्या करना है, इक्वल कर देना है। फिर आपने बिंदु लिए, ये बिंदु आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपने यहाँ पे नीचे लिख सकते हो कि यहाँ पे आपने जो बिंदु कहाँ से मिलेंगे समीकरण के लिए, आपने एक बार x0 लिया, एक बार y0 लिया, तो वहां से आपके बिंदु मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु नहीं मिलेगा, होता नहीं है। फिर आपको परीक्षण करना है असत, ठीक है। तो अब बेसिकली आप देखेंगे, अगर आप जो यहाँ पे बिंदु रखेंगे ठीक है, तो 0 इज ग्रेटर देन 8, ये सत्य है कि असत्य, तो असत्य है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, और यहाँ पे ए की वैल्यू 0 8 है या बी की वैल्यू 8 0, कुछ भी रख दीजिए तो क्या आएगा। तो अगर आप, तो यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ पे हम बेसिकली जो परीक्षण करते हैं आपका, वो हम करते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष, है ना, 0 0 से रखते हैं। तो यहाँ पे हम जो x प्लस वाई की वैल्यू रखते हैं 0 0 रखते हैं, मूल बिंदु के कंपेयर में करते हैं, x और y की वैल्यू 0 0 से देखते हैं। तो जब हम 0 0 रखेंगे, 0 इज ग्रेटर देन 8, सत्य है कि असत्य है, यहाँ पे 0 इज लेस देन 15, लेस देन इक्वल टू 15, तो ये हमारा सत्य है ठीक है। तो यहाँ से असत्य है तो मूल बिंदु से दूर जाएगा, सत्य है तो मूल बिंदु की ओर जाएगा। हमने वो देख लिया किस टाइप का बनेगा। इस पे आपको क्या करना है कि आपको ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो कई लोगों का डाउट था कि हमें क्या ग्राफ पेपर अलग से मिलता है कि नहीं, ठीक है, तो ग्राफ पेपर आपको अलग से नहीं मिलेगा मोस्टली, ठीक है, आप जो है कॉपी में ही बना लीजिए, ठीक है। तो आपने ब्लैक पेन और ब्लू पेन से बना दीजिए, इतना इनफ है। आपने एक्स बनाया, वाई बनाया, एक्स अक्ष वाई अक्ष, जो आपको पॉइंट चाहिए, जैसे यहाँ पे 5 चाहिए, ठीक है, 8 चाहिए, वो पॉइंट डिनोट कर दिए आपने, दोनों रेखाएं बना दी, इसमें मूल बिंदु की ओर जा रहा है, इसमें मूल बिंदु से बाहर की ओर जा रहा है आपने दिखा दिया। यहाँ पर चूंकि कोई वनिष्ठ क्षेत्र नहीं है, अतः जेड का कोई न्यूनतम मान संभव नहीं है। अगर कोई कॉमन क्षेत्र होता है, कोई कॉमन एरिया होता है इन दोनों के बीच, तो हम देखते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि कोई वनिष्ठ क्षेत्र नहीं है, तो जेड का कोई न्यूनतम मान संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, वह छठवीं का अंगा, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रैक्टिस ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस ज्ञात कीजिए। तो आपका प्रैक्टिस वाले चैप्टर से, ठीक है, ये वाला आपको किताब में मिल जाएगा। देखिए मेरा मेन जो टारगेट था, मेरा जो एम था कि हर चैप्टर आपके 13 है ना, 13 चैप्टर से कम एक क्वेश्चन आपके सॉल्व करके दिखा दूं हर चैप्टर से। तो प्रैक्टिस वाला मैं ऑलरेडी एक करवा चुका हूं, तो इसलिए मैंने ये वाला नहीं किया है। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन को कि मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, या आपको किताब में और एग्जाम्पल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सिंपल क्वेश्चन है। इसका बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो यहाँ से आपको किसी एक खंड को हल करना है, 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो का या खा, ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमें क्वेश्चन जो नंबर है वो एक ही का मिलता है। तो आपको एक करिए,
तो चलिए देखते हैं हमने यहाँ पे उत्तर नंबर 7 का, तो हमें 7 में का खा किया है। 7 में का वाला है जो क्वेश्चन वो भी सिंपल है, यदि ए इनवर्स दिया हमें बी दिया है तो हमें ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है कि ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ए बी, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने ऊपर इसको हमें सिद्ध भी करना था, देखो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन यहीं पे था, हाँ, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए वन, ए इनवर्स है ना। तो यहाँ से आप जो है इसका यूज कर सकते हो कि यहाँ पे ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू दी है, बी इनवर्स की वैल्यू आप निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के, वहां से आपका आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। बस आपका क्या है, इसमें लॉन्ग कैलकुलेशन है और लॉन्ग मतलब लेंथी क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें 7 का खा, निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4 को आप भी विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक आते ही आता है 8 नंबर से, आप भी वाले क्वेश्चन, आप भी वाले चैप्टर से, ठीक है, आप भी सारणी वाले चैप्टर से, ठीक है, इस टाइप का आते ही आता है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसमें आप क्या है कि समीकरण चेंज हो जाएंगे, वैल्यू चेंज हो जाएंगे, बाकी करना है ऐसा ही आपको। आपने तीनों समीकरण लिख दिए, तो आपने जो आपका है ए एक्स इक्वल टू बी, ए की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ से 3 - 2 3 2 1 - 1 ये आपकी आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड है एक्स में, और आपका ये 8 1 4 है आपका बी। फिर आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिख भी दीजिए, यहाँ ए इक्वल टू ये क्लैरिफाई कर दीजिए। फिर आपने मॉड ए की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, कि आपका जो कितना आ रहा है -17 आ रहा है। इससे क्या है कि इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है, ठीक है। इससे इसलिए हम मॉड ए की वैल्यू चेक करते हैं कि अगर 0 इक्वल है तो इनवर्स नहीं निकाल सकते, अगर 0 इक्वल नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो हमारी प्रोसेस होती है, प्रोसेस क्या होती है कि हम सबसे पहले सह गुणनखंड निकालते हैं। तो सह गुणनखंड क्या है, a11 इक्वल टू -1 -1 -3 2, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 2 - 3 इक्वल टू, आपकी कैलकुलेशन है a11 a12, ठीक है। a11 बेसिकली आपका ये है, a11 है ना, तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका A12 है, तो A12 में आपका क्या है कि आप इस वाली लाइन को छोड़ देंगे तो आपका क्या बचेगा 2 4 - 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने है नॉर्मली आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपको आ जाएगा A13 निकाल लिया, A21 2 2 2 3 निकाल दिया, A31 निकाल लिया, A32 निकाल लिया, A33 निकाल लिया। इस तरीके से सारे आपने निकाल लिए। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने बताया था कि आप जैसे रफ कार जो आपकी पीछे वाली कॉपी में करेंगे, तो आपका जो एक कॉपी भर गई तो आप वहां पे सारे इसको क्रॉस कर दीजिए, जो आपका रफ कार है ऐसे क्रॉस कर दीजिए, इसके लिख भी दीजिए रफ कार है, ठीक है, जिससे टीचर को क्लेरिफाई हो जाए। फिर आपको लिखना है ए के गुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह, बी की जो बी, इसको हमने बी मान लिया, इसका हमें क्या निकालना है डैश निकालना है, परिवर्त आव्यूह निकालिए, वो अपना एडजॉइंट ए होता है। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, जहाँ पे हमारा मॉड ए की वैल्यू यूज हुई, जो हमने पहले निकाल दिया, ठीक है। तो आपने देखा जो हमें फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला में क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, ए इनवर्स के लिए हमें ये चाहिए होगा, तो इसके लिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए, एडजॉइंट ए के लिए हमें वो सब निकालने पड़ेंगे, सह-गुणनखंड। तो आपने तो मतलब बॉटम तो आप जा सकते हो, आप अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इसके बाद। तो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से आपका क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। आपने पहले इक्वेशन क्या मानी थी, ए एक्स इक्वल टू बी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स बी, है ना। तो x इक्वल टू ए इनवर्स भी, तो हमें ए इनवर्स वैल्यू चाहिए, तो हमारी ए इनवर्स वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हमें पहले ही पता थी, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया। यहाँ से आपका जो है 1 2 3 आ गया, ठीक है, 70 से डिवाइड करके। तो आप यहाँ पे कंपेयर करिए सिंपल, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। उनको आप ब्लैक बॉक्स से या ब्लैक पेन से फाइनल कर दीजिए कि आपका ये फाइनल आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, इनमें से कोई एक ही अटेम्प्ट करना था। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, इसमें भी एक खंड, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है कोई, जिसमें मैंने 8वें का खा किया है, ठीक है। जो आपका 8वें का कार्य सिद्ध कीजिए कि आर्क त्रिज्या की गोली के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो ये आपका अवकलन के अनुप्रयोग, आप 6वां चैप्टर उससे है आपका, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। 8वें खास अवकल समीकरण dy बाई dx माइनस y इक्वल टू cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला, ठीक है, आपने इक्वेशन लिखी, फिर आपका क्या है, नॉर्मली dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से तुलना करिए। आपका रैखिक अवकल समीकरण है ना, रैखिक अवकल समीकरण है। तो यहाँ से आपका p की वैल्यू आपने कंपेयर की, q की वैल्यू निकाल ली, फिर आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, तो e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, वहां से आपने सॉल्व करके बना अपन e की पावर x आ गया। फिर आपका जो इक्वेशन आती है वो किस रूप में होती है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू i f इंटू dx प्लस c। तो यहाँ पे हमें i f की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने i f की वैल्यू निकाली, ठीक है। उसकी वैल्यू पुट कर दी, q की वैल्यू हमारे पास है cos x, वो पुट कर दी, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी y अपॉन e की पावर x और i1 प्लस c। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे
cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे आपको पार्ट वाला फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मतलब जो गुणा वाला फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा, समाकलन उस तरीके से करना पड़ेगा खंड सा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको क्या कर लिया I1 मान लिया, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे थोड़ा सा मतलब इसमें आपका क्लियरिटी नहीं होगा, तो आपने इसको अलग से करिए सॉल्व। तो इसको आपने I1 ले लिया और इक्वेशन 1 ले लिया। अगर कटिंग होगी उसको क्लियर स्केच से काट दीजिए, ठीक है, ब्लैक या ब्लू से। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि आपने जो I1 माना है उसको अलग से सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट और सेकंड मान के सॉल्व किया कि आपका फर्स्ट जो होगा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन इंटू dx, ठीक है। इसको फिर आपने सॉल्व किया, फिर आपने यहाँ पे फिर से फर्स्ट सेकंड माना, फिर इसको आपने यहाँ पे सॉल्व किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये आया आपका, ये आपका I1 है, तो आपने I1 ले लिया और 2I1 आ गया। तो इस टाइप का आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहाँ पे e की पावर x और इंटू cos x sin x इस रूप में होते हैं, तो इस टाइप सॉल्व होते हैं। तो I1 की वैल्यू आपकी आ गई। I1 की वैल्यू आपने समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर यहाँ से आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप सी को लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, कई बार हम गलती कर देते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर है उसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपका 9वां क्वेश्चन, ये भी आपका 8 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यहाँ पे मैंने 9वें का का किया है, ठीक है। तो 9वें का खा जो है अगर आप देखेंगे वो भी आपका समाकलन से ही है ठीक है। तो ये भी आपका समाकलन से है, निश्चित समाकलन से आपकी लिमिट लगी होती है x dx अपन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। ये वाला आपको किताब में मिल जाएगा। का नंबर कैसे करना है चलिए देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा समाकलन की कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाकलन चैप्टर के, ठीक है, उसकी वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, अवकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो जैसे का नंबर है आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx का मान याद कीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने क्वेश्चन नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला, ठीक है, और यहाँ पे डाल दीजिए का कर रहा है कि खा कर रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। आई इक्वल टू आपने इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx जो आपका लिखा क्वेश्चन है वो लिखा फिर आपने इसके बाद आपका वही है कि आपने प्रगुण जो आपकी इच्छा होती है इसमें प्रगुण 4 लगेगी। प्रगुण 4 इस तरीके से लगेगी कि यहाँ पे a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू है ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी माइनस एक्स करते हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या होगा 0 प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है cos x, तो यहाँ से आपके ये आपका पहला इक्वेशन बन गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई, एक कथा दो को जोड़ने पर। यहाँ पे आप क्लियरली जो है लिख दीजिए कि आप अगले स्टेप में करने क्या वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करें जोड़ रहे हैं, तो आप क्लियरली लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। यहाँ पे अगर कहीं पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर, ठीक है। तो इससे क्या है कि एग्जामिनर को क्लियर पता होता है कि हाँ क्लियरिफाई दिखता है कि हाँ क्या कर रहा है वो क्वेश्चन, तो उसे कॉपी चेक करने में ईजी होता है, ठीक है। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x dx जोड़ दिया। यहाँ पे हम जानते हैं log m प्लस log n क्या होता है log m टू n, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, sin 2x का फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पे ये वाला आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 2i इक्वल टू आ गया हाफ log sin t dt। अब यहाँ पे आप देखेंगे इतना आपका आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपने फिर क्या किया, एक माना 2x इक्वल टू टी मान लिया। यहाँ से आपने लिमिट भी चेंज करना है। हम कई बार क्या करते हैं कि लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं, जब हम 2x इक्वल टू टी मानते हैं, जब हम प्रतिस्थापन यूज करते हैं टी मानते हैं किसी को, तो लिमिट भी चेंज करिए साथ में, आप हम ये भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिमिट चेंज कर दी। इसके बाद आपका जब आपने लिमिट चेंज करी तो आपका ये बन गया नया जो आपका इक्वेशन है फिर आपने यहाँ प्रगुण 6 लगाए 0 से 2a और फिर 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब प्रगुण 2 से आपने फिर एक और प्रगुण लगाई, तो आपको सारी प्रगुण याद होनी चाहिए। और आप क्या करिए कि अगर आप प्रगुण आपके पास टाइम है तो आप प्रगुण नंबर डालिए और पूरी प्रगुण लिख दीजिए। अगर टाइम नहीं है तो आप सिर्फ प्रगुण नंबर डाल दीजिए तो चल जाएगा, ठीक है। प्रगुण 2 डाली, फिर आपने यहाँ पे 2i इक्वल टू ये लिखा। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं x से y को चेंज कर रहे हैं, तो आप हमने t से x को चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आप ये हमारा जो है ये हमारा i था, यही हमारा क्वेश्चन था, है ना। तो ये हमारा क्या i है, तो ये हमारा i यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो से हमारी i की वैल्यू आ जाएगी। तो i इक्वल टू हमारे फाइनल माइनस पाई बाई 2 log 1/2 सॉरी पाई बाई 2 log 1/2 आ जाएगा। इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। खा नंबर आप खुद ट्राई करिए और एक खंड को ही हल करना है, क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर एंड हो गया, तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, रोल नंबर अंकों में डालिए, शब्दों में डाल दीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कई सारे जो डाउट्स होंगे मैथ्स से रिलेटेड कि कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो आपके सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा
मैंने ट्राई किया कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं तो आप स्वयं सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर होता है और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम उतना नहीं है, तो इसलिए आई होप आप समझ पाओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कीजिए जिससे मैं और भी वीडियो लाऊं, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो देखिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर लाइक वो मोटिवेशन जो होता है वो नहीं मिलता है, लाइक, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मैं और वीडियो ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।